नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम अपने गुरुकुल ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय समझौता में नगोया प्रोटोकॉल को लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम जैव विविधता देखते हैं, फिर इसके बाद इसके टॉपिक पे आते हैं। जैव विविधता, जहाँ पर जीवों में विविधता देखने को मिलती है, जैसे सपोज दैट गांव का कुछ ऐसा स्थान होता है, हर गांव में कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर एक वृक्षों का झुरमुट, जिसे हम छोटा जंगल भी कह सकते हैं, वहां पर मानव का आवागमन, आवाजाही कम होता है और वहां पर अनेक प्रकार के पादप और अनेक प्रकार के जीवों का विकास होता है। वहां पर जो छोटे छोटे जीवों की अनेक प्रकार की विविधता हम लोग देखते हैं कि ये जीव कहाँ से कैसे है, ये पादप कहाँ से कैसे है। कुछ स्थानीय लोगों से पूछा जाए तो वहाँ पे कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो शायद ना बता पाएँ। ये जो वृक्षों का और जीवों का जो अनेक प्रकार की समूह देखने को मिलता है, इसी को जैव विविधता कहते हैं। इसका हम एक बड़े स्तर पे देखें तो बहुत से भारत में और विश्व में ऐसे क्षेत्र हैं जो जैव विविधता के अंदर आते हैं। इसी जीवों की जैव विविधता में धीरे मानव द्वारा कुछ अवांछनीय कार्य करके इसको विखंडित करते चला जा रहा है। इस विखंडन को रोकने के लिए विश्व लेवल पर एक संगठन बनता है और उसमें लगभग 136 देश ने सहभागिता निभाई। बाद में एक देश और जुड़ा और टोटल देशों की संख्या 137 हो गई। एक संगठन बनाई। यह संगठन जापान का एक शहर है, नगोया, और वहाँ पर 137 देशों ने मिलकर समझौता को लाया गया और एक मानक के तहत रखा गया कि आप अपने देश का विकास इस नियम के तहत करिए और उतना करिए कि जैव विविधता में बरकरार भी रहे और अपना का विकास भी हो जाए। तो इन सब को देखते हुए हमारे साथ ये नगोया प्रोटोकॉल को लाया गया। यह प्रोटोकॉल 29 अक्टूबर 2010 को लाया गया था, लेकिन यह कारगर पूर्ण रूप से काम करने लगी लगभग 2 अक्टूबर 2014 को। उसके बाद जहाँ पर सपोज दैट इसका नामकरण जो है, जहाँ पर जिस शहर में समझौता होता है उसी के नाम पे इसको रख दिया जाता है और इसी के लिए इस प्रोटोकॉल का नाम नगोया पड़ गया। और उसके बाद जैव विविधता के क्षेत्र देखते हैं। विश्व लेवल पे जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, एक फिगर के माध्यम से देखते हैं। यह हमारा सपोज दैट पृथ्वी का छोटा सा हिस्सा है। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसे हम 0 अक्षांश रेखा कहते हैं और इसका एक और नाम है भूमध्य रेखा, क्योंकि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच से जाती है, इसीलिए इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इस 0 अक्षांश के 10 अंश ऊपर और 10 अंश नीचे एक क्षेत्र का निर्माण होता है जिसे हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न बनता होगा, यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्या होता है? इस वाले क्षेत्र में सूर्य जो है लंबवत चमकता रहता है और सूर्य के लंबवत चमकने के कारण यहाँ पर जलवाष्प की संभावनाएं बहुत तेज़ी से होती रहती हैं और हमेशा बारिश होता रहता है। सुबह मौसम साफ रहेगा और शाम को बहुत घना घोर वर्षा होती रहती है और जब हद से ज़्यादा यहाँ बारिश होती है
तो यहाँ पर कुछ अनेक प्रकार के जंगल का निर्माण होता है, अनेक प्रकार के जीवों का निर्माण होता है। इसीलिए इसे हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। इस वन को उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन कहते हैं। सॉरी क्योंकि यहाँ पर पूरे 12 महीने यहाँ के वृक्ष हमेशा सदाबहार, हमेशा खिले हरे भरे रहते हैं। और यहाँ पर जो जैव विविधता होती है बहुत ज़्यादा होती है। इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन को रोकने के लिए, जो परिवर्तन होने लगा इसी को रोकने के लिए इस प्रोटोकॉल को ला दिया गया। आप लोग इस वाले क्षेत्र को विशेष ध्यान रखिएगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा जैव विविधता 10, इस वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और जो ये क्षेत्र बनता है इसमें जैव विविधता की सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद एक प्रश्न बनता है, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कहाँ है? आप लोग बताएंगे दक्षिणी अमेरिका का एक देश है जिसे हम ब्राज़ील कहते हैं। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पृथ्वी पे, महासागर की बात नहीं कर रहे हैं हम स्थलीय वाले भाग की बात कर रहे हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा जैव विविधता ब्राज़ील के जंगलों में पाया जाता है। और जो ब्राज़ील का जंगल है, यहाँ से ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ज़्यादा निकलती है कि पृथ्वी का फेफड़ा उस जंगल को कहते हैं, जिसे हम अमेजन जंगल के नाम से भी जानते हैं। और एक यहाँ पर एक नदी है जिसे हम अमेजन नदी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर पादप और जीवों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस प्रश्न बनता है कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता किस वाले क्षेत्र में, कहाँ पर, किस देश में होता है? तो आप लोग बताएंगे ब्राज़ील। और जंगल का नाम पूछेगा तो अमेजन जंगल। और इसी जंगल से ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ज़्यादा निकलती है कि इसको हम पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। अब उसके बाद विश्व में तो हम कुछ छोटे स्थान पे देख लिए, अब भारत में देखते हैं जैव विविधता का क्षेत्र कहाँ कैसे है। तो हमारा हेडिंग है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र। एक फिगर के माध्यम से हम समझते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पर है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, यह हमारा, आप लोग साथ में फिगर बनाते चलिएगा। भारत की स्थिति है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो क्षेत्र है 2 है। एक पूर्वी हिमालय है, और पूर्वी हिमालय आप देखेंगे तो भारत का, एक पूर्वी हिमालय है, एक पश्चिमी घाट है। पहले हम पूर्वी हिमालय वाला देखते हैं। आप जब पूरे मैप बनाएंगे तो ये हिमालय का जो स्थित है, और हिमालय की जब पूरे ऐसे आता है तो पूरा जो इस 7 राज्य हैं हिमालय के क्षेत्र में आ जाती हैं। जो भारत के 7 राज्य हैं, जिसमें मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये जो 7 राज्य हैं हिमालय के अंतर्गत आ जाते हैं। और यहाँ पर जीवों की विविधता इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि आपसे क्या कहा जा सकता है। और इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा जो हमारा क्षेत्र आता है पश्चिमी घाट। और इस पश्चिमी घाट को हम
क्या कहते हैं आप लोग इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस पश्चिमी घाट में एक राज्य है यहाँ पर केरल। केरल का एक स्थान है शांत घाटी, पश्चिमी घाट में आता है ये। वहाँ पर भारत की सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि यहाँ भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाया जाता है। एक राज्य इधर का रहेगा और एक राज्य इसमें डाल देगा, तो जो इस 7 सिस्टर वाले राज्य होंगे, अगर ऑप्शन में आता है आप लोग उसको सही कर सकते हैं। या तो ये सब राज्य डालेंगे और लास्ट में केरल का शांत घाटी डाल देगा। आप लोग यहाँ से भी इसको सही कर सकते हैं। तो उसके बाद इन जो क्षेत्र, भारत वाले क्षेत्र हैं, इसमें आए दिन कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। इस परिवर्तन को रोकने के लिए भी आप लोग देखिए है नगोया प्रोटोकॉल को लागू दिया गया था। इस सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता कारण होता है उसके आवास को विघटन का। सपोज डैट कोई जंगल है, वहाँ पर पादप और जीवों की संख्या सबसे ज़्यादा है। जब हम अपने लाभ के चक्कर में उसको तोड़ देते हैं, उन जंगलों को साफ कर देते हैं, तो वहाँ पे पादप और जीवों की संख्या जो है ख़त्म हो जाती है। सबसे मुख्य कारण प्रश्न बनता है कि जैव विविधता को क्षरण में सर्वाधिक उत्तरदायी कारण क्या है, तो आवासों का विघटन। और यहाँ से प्रश्न आए दिन बनता रहता है। तो एक कहावत है कि समस्या है तो समाधान भी है। तो समाधान करने के लिए जैव विविधता के क्षरण को रोकने के लिए कुछ उपाय भी सुझाए गए हैं। अगर हम इस उपाय के तहत काम करते हैं तो जैव विविधता को कुछ क्षरण होने से रोक सकते हैं। तो पहला हमारा जो सुझाव है, वैज्ञानिकों ने दिया है इन सीटू संरक्षण। इन सीटू संरक्षण क्या होता है, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। यह जो संरक्षण होता है, सपोज दैट कोई विशाल जंगल है, वहाँ पर जैसे गिरी राष्ट्रीय उद्यान, जो गुजरात का गिरी राष्ट्रीय उद्यान है, वो शेरों, एशियाई शेरों के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। अगर हम उस शेरों को उसी के स्थान पर संरक्षण प्रदान करते हैं, तो यह जो संरक्षण उसी के स्थान पे करते हैं, यही संरक्षण इन सीटू संरक्षण कहलाता है। ये परिभाषा आप लोग सामने देखिए। जब किसी जीव या वनस्पति, आप लोग ध्यान रखिएगा, जैव विविधता में सिर्फ जीव ही नहीं आते हैं, वनस्पति भी आते हैं। तो देखिए आगे, जब किसी जीव या वनस्पति को उसके प्राकृतिक आवास जहाँ वह रहता है में ही संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो उसे हम इन सीटू संरक्षण कहते हैं। आप लोग शायद परिभाषा को समझ गए होंगे और साथ में नोट करते हुए चलिएगा। जैसे नेशनल पार्क, जो भारत या विश्व लेवल पे नेशनल पार्क हैं, वो इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य, जो जीवों को सुरक्षित करने के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य लाए हैं, वह भी इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है पक्षी अभ्यारण्य, जैसे कि राजस्थान का भरतपुर, उसके खुद के स्थान पर उनको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। और उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान, और आप लोगों को जैसे बताए हैं गिरी या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा असम का एक राष्ट्रीय उद्यान है। वहाँ पर एक सींग वाला गैंडा की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और वह काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। उसके प्राकृतिक आवास में उनको हम जब संरक्षण कर देते हैं, उनको हम पनपने के लिए उनके अनुकूल दशाएं पैदा कर देते हैं, तो यह इन सीटू संरक्षण कहलाता है। उसके बाद दूसरा संरक्षण जो आता है, यक्ष सीटू संरक्षण। यक्ष सीटू संरक्षण क्या होता है, सपोज दैट कोई ऐसा क्षेत्र है
जो प्रकृति में वह अनुकूल नहीं हो पाता है, हम उसको वहाँ से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाके जब संरक्षण करना चालू कर देते हैं, इसी को ex situ संरक्षण कहते हैं। जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब किसी जीव या वनस्पति को उसके आवासीय क्षेत्र से निकालकर अन्य किसी क्षेत्र में संरक्षण प्रदान किया जाता है तो उसे ex situ संरक्षण कहते हैं। जैसे कि आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक मुहिम लाई गई थी कि जो आवारा पशु हैं उनको इकट्ठा किया जाए, उनको पकड़ा जाए, और मुजफ्फरपुर की एक स्थान, एक अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, वहाँ पर उनको ले जाके छोड़ा जाए, क्योंकि यह बाहरी वातावरण में नहीं रह पा रहे हैं। यह अब किसानों को आए दिन समस्या पैदा करते चले जा रहे हैं। इसीलिए वो इन आवारा पशुओं को उनको पकड़ करके उनको मुजफ्फरपुर के एक स्थान में अभ्यारण्य में, जीव अभ्यारण्य में, गौ अभ्यारण्य में ले जाके छोड़ दिया जा रहा है। यह जो ex situ संरक्षण का सबसे नया उदाहरण सामने आया है। और उसके बाद जैसे चिड़ियाघर, कोई चिड़िया वातावरण में सर्वाइवल नहीं कर पा रही हैं, उसको चिड़ियाघर में लाके उनको सर्वाइवल कराया जा रहा है और उनके बच्चों को संरक्षण दिया जा रहा है। उसके बाद पादप संग्रहालय, कुछ ऐसे पादप हैं जो पर्यावरण के प्रति काफ़ी लाभदायक है, लेकिन अब वह मानव के दुष्प्रभाव के कारण क्षतिग्रस्त होते चले जा रहे हैं। उनको फिर से पनपने के लिए ऐसा माहौल दिया जाए कि वह पनप सके, इसीलिए पादप संग्रहालय में उनको इकट्ठा किया गया है। उसके बाद आपको एक लेटेस्ट उदाहरण देखने को मिलेगा, लायन सफारी पार्क। लायन सफारी पार्क जो इटावा में है, दूर के देशों से शेरों को लाकर यहाँ पर उनके अनुकूल दशाएं पैदा की जा रही हैं। उसके बाद वाइट सफारी पार्क, आप लोगों से प्रश्न पूछता है कि वाइट सफारी पार्क कहाँ है, आप लोग बताएंगे रीवा यानी एमपी में। उसके बाद जीव या वनस्पति में क्लोनिंग, कुछ जीव मरते चले जा रहे हैं, उनको संरक्षण करने के लिए यह क्लोनिंग का विकास किया जा रहा है। और एक कारण और सामने आया है, शुक्राणु बैंक या जीन बैंक। यह जो है ex situ संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। इन जीवों को सुरक्षित रखने के लिए नगोया प्रोटोकॉल को लाया गया था और 22 मार्च को विश्व लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो एक बार प्रश्न बना था कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग से उम्मीद करता हूँ आप लोग बताएंगे 22 मार्च को। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, कहीं पर समस्या आए आप लोग ज़रूर बताएं, कमेंट करके अपनी समस्या रखें। और आपको लगता है कि और आपको चाहिए तो हम आपको आगे और क्लास देंगे। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उसको भी आप बताएं। तो आप लोग नोट करिए। अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।